हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जामिनेशन के लिए, सिट बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए। अगर आप इस एग्जामिनेशन के एलिजिबल हैं तो आपको जरूर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहिए। आज लास्ट डेट है सिट बी के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का। अगर आपको हमारे कोर्सेज को रेफर करना है तो आपको जाना है www.caramalluthraclasses.com पे। यहाँ पे आपको सिट बी के रिस्पेक्ट में दो कोर्सेज मिलेंगे। एक फुल कोर्स है जिसमें हर एक एस्पेक्ट को कवर करा जाएगा, फेज 1 फेज 2 सारे के सारे एग्जामिनेशन। इसकी कॉस्ट है 4980 रुपीज। अभी डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हैं, 20% का चल रहा है। लॉन्च कोड आपको यूज करना है, आपको ये पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 3990 रुपीज का। इसके बाद एक हमारा मेरिट सेक्शन का कोर्स है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स फेज 1 में जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक है आपका एमएसएमई प्रोफेशनल नॉलेज का रिस्पेक्ट में, और एक आपका जनरल अवेयरनेस। इसके बाद फेज 2 के अंदर भी जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जामिनेशन है उसको भी इसके अंदर कवर करा जाएगा। भाई अगर फुल कोर्स की बात करें तो उसमें फेज 1 फेज 2 हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को कवर करा जाएगा। चलिए इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और हमारा लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। हमें नाम से समझ में आ रहा है कि हम बिजनेस कर रहे हैं और जो हमारे डेटर्स है ट्रेड रिसीवेबल है, हम उनके बिल के डिस्काउंट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब अगर मैंने सामान को बेचा, कुछ मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने सामान को सेल करा, अब मैं उस पार्टी को बोल रहा हूँ हाँ जी सामान दिया, आपको पैसे दो। वो कह रहा नहीं नहीं, आपको इंडस्ट्री का रूल नहीं पता, यहाँ पे 2 महीने का क्रेडिट देते हैं, मैं आपको पैसे दूंगा 2 महीने के बाद। मैं कह रहा अच्छा इसको माल दिया, 2 महीने के बाद पेमेंट करेगा, मेरी दुकान तो खाली होगी, सारा सामान ये ले गया, अब मैं दुकान के अंदर वापस सामान कैसे भरूं? तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास, मैं बोलूंगा बैंक देखो ये इनवॉइस है मेरे पास, मैंने इसको सारा सामान बेच दिया, कह रहा मेरे को 2 महीने के बाद ये पैसे देगा, बट मेरी दुकान खाली अच्छी नहीं लग रही, तो ये इनवॉइस है, क्या आप इसको डिस्काउंट कर देंगे? मतलब इनवॉइस आप ले लो, आप उससे पैसे रिकवर कर लेना, बट आप मेरे को भी पैसा दो, मैं दुकान में सामान वापस भरूं। ऐसे ही जो इनवॉइस है वो बिल में भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है इसका, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज में चला जाएगा ना, अगर मैं बिल काट के दे दूंगा हाँ जी तू इतना साइन कर दे कि तू मेरे को 2 महीने के बाद पेमेंट करेगा, तो मैं इस बिल को भी डिस्काउंट करा सकता हूँ। दोनों चीजें कहीं ना कहीं सेम है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर मैं डायरेक्टली इनवॉइस लेके बैंक के पास चला गया, देखो ये बिल है जो इनवॉइस काटा गया है, ये मेरे को इतना पेमेंट करेगा, आप इस बिल को खरीद लो और क्या कहते हैं इस इनवॉइस को खरीद लो और उससे पैसे आप ले लेना, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज काट दिया, मैंने उस केस में क्या लिखा, मैंने लिख दिया हाँ जी ये वाली पार्टी है, ये मेरे को 2 महीने के बाद इतना इतना अमाउंट देगी, और उस पार्टी से मैंने साइन करा लिया। और इस बिल को लेके, बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके भी मैं जा सकता हूँ बैंक के पास, हाँ जी ये बिल को आप डिस्काउंट कर दो। एक केस में मैं इनवॉइस लेके गया था, एक केस में मैं बिल को लेके गया था। समझ में आती है बात? ठीक है जी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है यार ये जो एमएसएमई वाले हैं ना, छोटे बिजनेसमैन है, इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, इनको ना देखो पैसे का जो रिसोर्सेज है वो कम है ना इनके पास, अभी छोटे बिजनेसमैन है। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है यार हम आपके पैसे दिलवाएंगे आपको जल्दी। अब जल्दी दिलवाने का मतलब है, हम एमएसएमई एक्ट में पढ़ के आ चुके हैं कि पेमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपको स्पेसिफाइड टाइम में पेमेंट करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर जो भी बिल्स है ना, आप ये बिल को डाल दो इस सिस्टम के अंदर और वो सिस्टम के अंदर डिस्काउंटिंग हो जाएगी। हमें बात समझ में आनी चाहिए कि मैं अगर सेलर हूं, मैं एमएसएमई सेलर हूं, ठीक है ना, मैं छोटा बिजनेसमैन, मैं बेच रहा हूं और मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में मेरे पास बिल पड़ा है। अब इस बिल को मैं एक सिस्टम में डाल दूंगा। उस सिस्टम के अंदर कौन लोग होंगे? जो फाइनेंसर्स हैं। फाइनेंसर जनरली बैंक होंगे। बैंक क्या बोलेंगे, हाँ जी हम डिस्काउंट करते हैं, हम डिस्काउंट करते हैं, हमसे पैसे ले जाओ। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको इंटरेस्ट कमाना है ना, वो वहां पे चैरिटी थोड़ा ना कर रहे हैं। कह रहे 1 लाख रुपए का बिल है, आप मुझसे 99,000 रुपीज दे जाओ और मैं 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद उस पर्सन से 1 लाख रुपए ले लूंगा। 1,000 रुपए उसकी कमाई होगी ना इंटरेस्ट की। तो सारे के सारे बैंक यहाँ पे बिडिंग कर रहे हैं, हाँ जी बिल है आपके पास। अच्छा अगर बात समझते हैं, अगर कोई क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, ओएनजीसी है, अच्छा क्रेडिट रेटिंग वाला क्लाइंट है, टाटा है, उसका बिल आया, तो फाइनेंसर जो है ना, बैंकर्स है, वो लाइन में कहेंगे मैं पहले, ये वाला क्लाइंट बहुत अच्छा कस्टमर, बहुत अच्छा है, ये पेमेंट नहीं मारेगा। इसने अगर बिल एक्सेप्ट करा है, ये कह रहा है हाँ जी मेरे को इनवॉइस आया मैं पेमेंट करूंगा, तो यहां से पेमेंट जरूर आएगी। जो बैंकर है वो आगे दौड़ दौड़ के कह रहा है हाँ जी मैं डिस्काउंट करूंगा, मैं डिस्काउंट करूंगा, क्योंकि क्रेडिट रिस्क कम है। समझ में आती है ना, वहां पर डिफॉल्ट नहीं होगा। तो सिस्टम बना दिया गया, जैसे कि यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट सिस्टम है ना,
आप पैसा भेजते हैं, आपके अकाउंट से कटता है और किसी और पर्सन को वो रिसीव कर लेता है। वो ऐसी ट्रेड्स भी एक पेमेंट सिस्टम ही है, बट यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड करा जा रहा है। आप इनवॉइस को अपलोड करते हैं और आपको जो ट्रेड के अंदर फाइनेंसर्स है वो बिडिंग के फॉर्म के आपको पैसा दे देते हैं। जो ज्यादा पैसा देगा आप उसी की तरफ जाएंगे ना, हाँ जी आपकी बिड एक्सेप्टेड है और आप मेरे को पेमेंट कर दो। अब जो जिसको पेमेंट करनी है, मैं सेलर हूं, मैंने सेल करा, मेरे को पैसा मिलना है, इसने मेरे को इनवॉइस, जो इनवॉइस मैंने दिया था, इनवॉइस लेके मैं वहां पर गया सिस्टम में और मैंने पैसा रिकवर कर लिया उस सिस्टम से, ट्रेड से। अब जो ट्रेड का सिस्टम है, जो बायर है जिसको पैसा इवेंचुअली देना है उससे पैसे को वो रिकवर कर लेगा। तो इस ट्रेड्स के सिस्टम के अंदर अभी के लिए आपके लिए 3 पार्टिसिपेंट है। एक हमारा एमएसएमई सेलर। अच्छा मुद्दे की बात है, यहाँ पे जो सेलर रहेगा, जो सामान बेच रहा है, वो सिर्फ एमएसएमई ही रहेगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। लार्ज कॉर्पोरेट्स को फैसिलिटी नहीं दी गई। जो सेलर है जिसको पैसा मिलना है वो सिर्फ एमएसएमई ही हो सकता है। और जो बोरोअर है, हमें समझ में आना चाहिए, वो तो बड़ी एंटिटी होंगी ना। ऐसा तो नहीं कि किसी भी राम ने अगर शाम को दिया तो शाम के ऊपर थोड़ा ना कोई फाइनेंसिंग मिल जाएगी। कहेंगे कौन शाम? रिलायंस होना चाहिए, टाटा होना चाहिए, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट खुद होनी चाहिए। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, बड़े बड़े बैंक है, उनका हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग कर देंगे। समझ में आती है? तो 3 पार्टिसिपेंट हमें समझ में आता है, एक एमएसएमई सेलर, एक बड़े कॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट की एंटिटीज वगैरह वो होंगी, और साथ में फाइनेंसर। अब आगे जाके एक और एंटिटी को यहाँ पे डाल दिया गया है जो कि है इंश्योरेंस कंपनी। देखो कहीं ना कहीं क्रेडिट रिस्क तो है, जिसके भी बिल को डिस्काउंट करा जा रहा है। क्या पता आगे जाके उसकी नीयत खराब हो जाए, मना कर दे, या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए, मना कर दे जी मैं पेमेंट नहीं कर रहा। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनीज का पार्ट जाता है, ये ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ प्रीमियम लेती है। अगर कोई डिफॉल्ट वगैरह होगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी फाइनेंसर है उसको पैसे प्रोवाइड करेंगी। बात समझ में आनी चाहिए, मजा आ गया समझ के। अब तो हम सारी की सारी बातें पढ़ेंगे जो गाइडलाइंस में देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, या फिर जो नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया है। ये तो देखो आपको बेसिक नॉलेज दी गई है। अगर आपसे कुछ पूछता है कोई कि ट्रेड्स होता क्या, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे, बट एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेशन काम नहीं करेगी। अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली आप उसको मार्क कर पाएंगे, बट मुद्दे की बात तो डिटेल रीड करने में ही है। चलिए ये पढ़ते हैं, जो अभी हमने समझा वही बातें लिखी हुई हैं, बट थोड़ा सा डिटेल्स के अंदर। चलो, ट्रेड्स है क्या? इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एमएसएमई। याद रखेंगे, सिर्फ एमएसएमई के ही बिल डिस्काउंट हो रहे हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स के नहीं हो रहे। कह रहा है एमएसएमई जो सप्लाई कर रहा है लार्ज कॉर्पोरेट्स को, सिर्फ वही बिल्स को डिस्काउंट कर देगा जो बड़ी एंटिटीज है। ठीक है। इट एड्रेसेस द इशू ऑफ डिलेड पेमेंट इन एमएसएमई। एमएसएमई वाला रोता रहता है, मैं सामान दिए जा रहा हूं, मेरे को पेमेंट नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है बड़ी। तो कह रहे ये वाला पर्टिकुलर ट्रेड्स का सिस्टम है, ये इस इशू को एड्रेस करता है। आप पैसे लो ना, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट कटेगा, पैसे लो, आप काम करो आगे। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये ट्रेड्स के सिस्टम को चलाने के लिए, अच्छा देखो यूपीआई है, उसको गूगल पे भी चलाता है, उसको पेटीएम भी चलाता है, फोन पे भी चलाता है। अब यहाँ पे ट्रेड्स को चलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया 3 एप्लीकेंट्स को। अगर मैं उसकी बात करूं, जैसे प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो एक है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, RXIL। ये फर्स्ट ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म था। बोले तो जैसे फर्स्ट यूपीआई की ऐप आई है ना कोई जो ट्रांजेक्शन करवा रही है, तो फर्स्ट ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म था रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो उसको प्रमोट करती है सिडबी सॉरी, जो एमएसएमई की एपेक्स बॉडी है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और साथ में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना के इसको चलाते हैं। दूसरा आपका जो ट्रेड्स का सिस्टम लेकर आया वो एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ एक एम जंक्शन करके सर्विस लिमिटेड है, इन दोनों ने मिलकर बनाया, जिसका नाम है इनवॉइस स्मार्ट। थर्ड आपका सिस्टम आया MYND सोल्यूशन का, माइंड सोल्यूशंस का, प्लेटफॉर्म का नाम है M1 एक्सचेंज। ओके जी, चलिए ट्रेड्स की बात करते हैं। ये एनेबल करता है एमएसएमई को इन सिक्योरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस डिजिटली एट अ कॉम्पिटिटिव टर्म्स। ये कॉम्पिटिटिव टर्म्स क्या है? क्योंकि यहाँ पे बिडिंग होगी, जो भी फाइनेंसर है जो ज्यादा पैसा देगा उसी की तरफ बिड जाएगी और आपको ज्यादा पैसा मिल पाएगा, मतलब इंटरेस्ट कम चार्ज करा जाएगा, आप उसी की तरफ जाएंगे। ओके जी, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। मुद्दे की बात है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ बिल के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है जी। साथ में ये विदाउट रिकोर्स होता है, मतलब अगर पेमेंट नहीं मिली, जो भी बायर उसने पेमेंट नहीं करी, तो सेलर से पैसे को रिकवर नहीं करा जा सकता। देखो सेलर हूं मैं एमएसएमई सेलर हूं, छोटा बिजनेसमैन हूं, मैंने एक लार्ज कॉर्पोरेट के बिल को डिस्काउंट करवा लिया। अगर वो लार्ज कॉर्पोरेट फाइनेंसर को पैसा नहीं देता तो विदाउट रिकोर्स जी हमारे पास मत आना, फाइनेंसर आप जरा लार्ज कॉर्पोरेट से बात कर लो, मेरे को मत बताओ, मैंने पैसे ले लिए, मैंने आपको बेच दिया बिल। ओके,
चलिए, ट्रेड फैसिलिटेट करेगा डिस्काउंटिंग ऑफ बोथ इनवॉइस एज वेल एज बिल ऑफ एक्सचेंज। दोनों बातें हमने समझ लिया है। अच्छा, अब एक बात समझेंगे जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। देखो, एक तो आपकी फैक्टरिंग होती है। ट्रेड्स को बोला गया कि आप दोनों चीजों को केटर करेंगे। एक फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का मतलब क्या है, हम जो इनवॉइस है अगर उसको सेल करते हैं तो उसको फैक्टरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। मेरे पास इनवॉइस आया टाटा का, मैंने मतलब इनवॉइस काटा था टाटा के नाम को, उसने एक्सेप्ट वगैरह कर लिया और ये जाके मैंने बेच दिया अगर बैंक को, तो उसको फैक्टरिंग बोलते हैं। फिर एक और पार्ट है जो कि है रिवर्स फैक्टरिंग। ये रिवर्स फैक्टरिंग क्या है, देखो मेरा तो यहाँ पे पॉइंट समझ में आना चाहिए कि मैं सेलर हूं, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने बिल काटा, मैंने बैंक को बेचा, फैक्टरिंग कराई और मेरे को पैसा रिसीव हो गया। यहाँ पे एक दूसरा केस भी है, जो बायर है ना, बायर बायर कहता है मेरे को पेमेंट करनी है, समझ में आता है मेरे को, ये बिल रहा, देखो ये वाली पार्टी का बिल रहा, छोटा एमएसएमई का सेलर है, ये उसका बिल रहा, पैसे मेरे को देने हैं, 1 महीने का टर्म है, मैं इसको दे दूंगा। जो बायर है वो कह रहा है मेरे को पैसे अभी दे दो, मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। जो लार्ज कॉर्पोरेट है वो कह रहा है बात तो आपकी अच्छी है, आप 2% का डिस्काउंट देंगे। समझ में आ रही है बातें। तो फिर लार्ज कॉर्पोरेट कह रहा है यार इसको पैसा दे देते हैं। अब लार्ज कॉर्पोरेट कह रहा है अभी मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, अभी मतलब कैश नहीं है। तो इस केस में लार्ज कॉर्पोरेट क्या बोल रहा है, बैंक को बोल रहा है मेरे को कैश डिस्काउंट चाहिए, मेरे को कैश डिस्काउंट चाहिए 2% का। है बैंक, कैश डिस्काउंट चाहिए मेरे को, आप इसको पैसे दे दो ना। ये 1 लाख रुपए का बिल लेकर आया, कह रहा है 98,000 रुपीज मेरे को अभी दे दो, 98,000 रुपीज अभी दे दो और बात खत्म करो। मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, हाँ जी आप जरा इसको पेमेंट कर देंगे 98,000 रुपीज। कह रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, बैंक तो कह रहा है मैं तो बैठा हूँ 98,000 रुपीज, मतलब मैं तो पेमेंट कर देता हूँ, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा आप मेरे से 1,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर लेना ना। एज अ लार्ज जो कॉर्पोरेट है, कह रहा यार मेरा 1 लाख रुपए का बिल था, कैश डिस्काउंट मिला मेरे को 2% का, मैंने 98,000 रुपीज की पेमेंट करवा दी बैंक से, और बैंक मेरे से 1,000 रुपए फालतू ले लेगा बाद में इंटरेस्ट के, क्योंकि पैसे दिए ना। तो मेरे को जो खर्चा है वो 99,000 रुपीज का, 1 लाख रुपए का बिल था जिसमें मैं 99,000 रुपीज में छूट गया, पैसे नहीं थे मेरे पास। बात चल रही थी मैं कैश डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए मैंने बैंक को बोला हाँ जी पेमेंट करो मेरे भी हाथ पे, मैं आपको पैसे दूंगा। तो यहाँ पर बायर अपने अपनी तरफ जो बिल रेट हुआ उसको कह रहा है हाँ जी इसको पेमेंट करो मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बायर को बेनिफिट हो गया, तो इसको रिवर्स फैक्टरिंग बोलते हैं, ठीक है ना, रिवर्स फैक्टरिंग। फैक्टरिंग कौन कराता है, जो सेलर है जिसके पास बिल है, जो सेलर है जिसको पैसे मिलने वो पहले डिस्काउंटिंग करा रहा था। रिवर्स फैक्टरिंग में क्या हो रहा है, बायर कह रहा है हाँ जी मेरे को पेमेंट करनी है, बैंक तुम करो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ओके जी, बात समझ में आती है। दोनों मतलब काम यहाँ पे चलेंगे ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे। डेफिनेशन की बात करेंगे, जो आपका इनवॉइस है उसको ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे बोला जाता है फैक्टरिंग यूनिट। मुद्दे की बात है, देखो बिल आया, हम क्या बोलेंगे इस बिल को डिस्काउंट कौन करेगा, ये एक यूनिट है, ये क्या कर रहे हैं हम फैक्टरिंग कर रहे हैं, तो इसका नाम पड़ गया फैक्टरिंग की यूनिट, ठीक है ना। अ स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म फॉर एन इनवॉइस, ठीक है ना। ओके, फाइनेंसर कौन है, बैंक हो गए, एनबीएफसी फैक्टर्स हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जो भी फाइनेंस की कंपनी जिसको परमिट कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे। ओके जी, आप एक्सेप्ट करेंगे किसको, फैक्टरिंग यूनिट को, बिल को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिडिंग लगा रहे हैं, हाँ जी मेरा बिल हो गया, मेरा बिल हो गया, मैं खरीदता हूँ, और आप पैसा दे देंगे जब भी आपने खरीदा। मुद्दे की बात है, जब खरीदा एक बैंक ने तो कितने दिन में पेमेंट करनी है ये पता होना चाहिए ना। अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने पहले डिस्कस कर लिया बट अभी आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। वैसे T+2 का टाइम है। चलिए पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर एमएसएमई सेलर, देखो मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ, सेलर सिर्फ एमएसएमई ही हो सकता है। क्वेश्चन आपको अगर कोई लार्ज कॉर्पोरेट सेलर बोल दे तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे, अदर बायर्स आ जाएंगे, इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयूज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस फ्लो क्या है, देखो फर्स्ट फेज में क्या होगा कि डिस्काउंटिंग होगी फैक्टरिंग यूनिट यानी बिल की। सेकंड फेज के अंदर क्या होगा, देखो जो फाइनेंसर है जिसने डिस्काउंटिंग करी थी, जिसने पैसा दिया, कह रहा है मैं फर्दर डिस्काउंट कराऊंगा ना इसको। मैंने 1 लाख रुपए का बिल आया था, मैंने इसको डिस्काउंट कराया 98,500 पे, ठीक है ना, पैसा दे दिया है मैंने। एमएसएमई सेलर को 98,500 रुपीज दे दिया। अब ये जो फाइनेंसर है ये दूसरे किसी बैंक के पास गया, हाँ जी आपको 1 लाख रुपए का बिल खरीदना है, कह रहा हाँ जी, दूसरा वो जो क्या कहते हैं फाइनेंसर है वो कह रहा हाँ जी मैं खरीद लूंगा, मैं आपको 98,600 रुपीज दे दूंगा। मैंने कहा ओए हो मजा आ गया, 100 रुपए की कमाई होगी, 98,600 रुपीज निकाल मेरा, ये 1 लाख रुपए का बिल मैंने आगे भेज दिया, 100 रुपए बीच में से कमा लिया। ऐसे डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है। ओके जी, सेकंड फेज की बात करेंगे, तो यहाँ पर फर्दर डिस्काउंटिंग की बात करेंगे, री डिस्काउंटिंग की बात करेंगे फैक्टरिंग यूनिट्स की। ओके जी, वापस से बिल्कुल री डिस्काउंट करा लिया गया।
प्रोसेस फ्लो की बात करेंगे, देखो ट्रेड्स का काम क्या है, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आप अपने बिल्स वगैरह को अपलोड करेंगे, एक फैक्टरिंग यूनिट को बनाएंगे, एमएसएमई सेलर है, इसको एक्सेप्ट करेगा कॉर्पोरेट। देखो मैं सेलर हूँ, मैंने बिल काटा, तो अब मैंने वो बिल डाल दिया किसके ऊपर, ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर जो कॉर्पोरेट से जिसके नाम के ऊपर बिल कटा है कि भाई टाटा ने मेरे को पैसे देने हैं, मैंने टाटा को कुछ सप्लाई करा है, अब टाटा कह रहा है हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरा ही बिल है और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो उसको स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक्सेप्ट वगैरह करना होता है, डिस्काउंटिंग का टाइम होता है, फिर रेटिंग वगैरह देखनी होती है, रीडिस्काउंटिंग वगैरह करनी होती है, ये सारी सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करनी है। ये ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म बताएगा, फिर नोटिफिकेशन वगैरह भेजनी है रेलिवेंट टाइम पे कि भाई अभी क्या चल रहा है आपके फैक्टरिंग यूनिट का, ठीक है। जो भी सेटलमेंट ऑब्लिगेशन था उसका जनरेशन करना है कि भाई आखिर में पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर किसी फाइनेंसर ने एक फैक्टरिंग यूनिट को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर एक डिफाइंड टाइम के अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए जो भी सेलर है, और फिर बाद में फिर से सेटलमेंट होगी। जो एक्चुअल के अंदर बायर है वो पेमेंट करेगा ना फाइनेंसर को, तो उस केस में भी एक टाइम होगा कि भाई वो कहेगा कि हाँ जी अब ड्यू डेट आ गई है, जो भी आपका क्या कहते हैं सेलर है ना, उसको तुमने पहले पैसे दे दिए, उसकी तो बात खत्म होगी। जिसको एक्चुअल में पेमेंट करते हैं बायर, आप जरा पेमेंट कर दो किसको, फाइनेंसर को, ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट आता है, जो ट्रेड्स है वो रैंडम ऑडिट कराता रहेगा, इंश्योर करता रहेगा कि फैक्टरिंग यूनिट्स हैं वो सही तरीके से अपलोड हो रहे हैं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। देखो मेरे को और कहीं का तो नहीं पता, बट दिल्ली के अंदर थोड़ा सा लोग तेज है और थोड़ा सा मतलब गलत फायदा उठाते हैं चीजों का। कोई भी बेनिफिट अगर प्रोवाइड करा जाता है तो ये पहले सोचते हैं कि इसको हम इसका मतलब लूप होल कैसे निकाले। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे दिल्ली के लोग, यहाँ पर जाएंगे फेक इनवॉइस बनाएंगे और साथ में कॉर्पोरेट से भी थोड़ी सी इनकी सेटिंग वगैरह होगी। हाँ जी यार देखो मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख रुपए का मैं जरा बिल बना रहा हूँ, जरा तुम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। लार्ज कॉर्पोरेट को बोल रहा है जरा तुम एक्सेप्ट कर लो इसको, और थोड़ा सा ये लो मेरे से आप पकड़ लो कोई ना कोई सिक्योरिटी वगैरह, बट एक्सेप्ट कर लो इसको। बैंकर ये समझेंगे जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको कैश प्रोवाइड कर देंगे 1-2 महीने के लिए। और वैसे अगर आप वैसे मार्केट में जाएंगे ना कैश उठाने के लिए तो थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है ना, तो फिर यहाँ पर इस तरीके की ट्रांजेक्शन में लग जाएंगी। तो बोल रहे हैं आप जरा चेक करेंगे ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, जो भी इनवॉइस है उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अच्छे से चेक करे जाएंगे, ठीक है ना। चलो, ट्रेड्स वुड पुट इन प्लेस अ स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म, जो कि ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस वगैरह है कि फर्स्ट टाइम आपको ऑनबोर्ड करना है एमएसएमई सेलर को, लार्ज कॉर्पोरेट्स को, केवाईसी वगैरह प्रॉपर करी जाएगी, आईडी पासवर्ड दिया जाएगा ऑथराइज पर्सनल को, ठीक है ना, जो कि खुद ही एमएसएमई सेलर और बायर वगैरह बताएंगे। सेलर को तो पैसा चाहिए और बायर को भी एक्सेप्ट करना ना, तो दोनों का वहां पे एक लॉगिन आईडी वगैरह बनाई जाएगी, ठीक है। सेटलमेंट प्रोसेस की बात करेंगे तो क्रिटिकल, अगर टू द ऑपरेशंस की बात करें, ट्रेड्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कि सेटलमेंट हो जाए मतलब पैसा मिल जाए। फाइनेंसर कह रहा है पैसा दे दूंगा तो पैसा दे ना, और अगर जो सिस्टम है ट्रेड का सिस्टम है वो जो एक्चुअल के अंदर बायर है जिसको पेमेंट करनी है फाइनेंसर को, कि फाइनेंसर तो पैसे दे चुका है तो वो भी सेटलमेंट करे, तो उस केस में क्या बोला गया, टाइमली सेटलमेंट ऑफ फंड होना चाहिए तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो उस केस में फर्स्ट जो आपकी सेटलमेंट की बात कीजिएगी ट्रिगर होगी, वो होगी फाइनेंसर और एमएसएमई के बीच में। अगर बिड को एक्सेप्ट कर लिया गया जी, बिड कर दी बात ओके डन होगी, तो उस केस के अंदर ट्रेड्स विल जनरेट द पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल फाइनेंसर्स ऑन T+2 बेसिस। ट्रेड्स यहाँ पे जनरेट कर देगा, पेमेंट करो जी, पेमेंट ऑब्लिगेशन करो, आपने बोला ना एक्सेप्ट करिए बिड्स, अब T+2 के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। सेंड द फाइल फॉर सेटलमेंट इन एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम। देखो पेमेंट सिस्टम क्या है, जैसे एनएसीएच होता है ना, ऑटोमेटेड क्लियरिंग जो सेटलमेंट सिस्टम होता है, उसके थ्रू किसी के थ्रू जो भी पेमेंट सिस्टम वो चला रहे हैं उसके थ्रू वो पैसा उनको पहुंचवा देगी, ठीक है। चलिए, और सेटलमेंट फेलियर्स वगैरह होता है तो फिर वो भी खुद वो ध्यान रखेगी अगर फेलियर अगर ऐसा कुछ है, रिकोर्स मैकेनिज्म क्या है। चलिए अगला ट्रिगर होगा सेटलमेंट, वो होगा बायर और अल्टीमेट फाइनेंसर के बीच में। अल्टीमेट फाइनेंसर क्यों लिखा गया, कि अगर एक फाइनेंसर ने रीडिस्काउंटिंग करा ली तो किसी और फाइनेंसर के पास चला गया, अब जिस फाइनेंसर के पास ये बिल पड़ा है उसको अल्टीमेट फाइनेंसर बोलेंगे। अब अल्टीमेट फाइनेंसर कहां से पैसा लेगा, जो बायर है जिसने सामान खरीदा था। अब ये सेलर वेलर सारे हट गए, अब बायर जो अल्टीमेट फाइनेंसर कहेगा हाँ जी ये देखो मेरे ऊपर बिल रेज करा गया था, मैं आपको पैसे देता हूँ, एंड वुड जनरेट द पेमेंट ऑब्लिगेशन जो ड्यू डेट है उसी के ऊपर, एंड सेंड द सेम फॉर सेटलमेंट ऑन ड्यू डेट। जो भी पेमेंट का डेट था उसी दिन बोलेगा हाँ जी बायर पेमेंट करो हमारे अल्टीमेट फाइनेंसर को, ओके। The trades will generate the settlement files and send the same to existing payment system। पेमेंट सिस्टम आपके अलग अलग होते हैं, एनएसीएच एक बहुत
बड़ा पेमेंट सिस्टम है जिसके अंदर आपकी ईएमआई वगैरह जाती है, ठीक है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, क्लियरिंग हाउस है ये। ओके, एक्चुअल पेमेंट ऑफ फंड्स वगैरह हो जाएंगी। इंटर बैंक सेटलमेंट का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुद्दे की बात देखेंगे। अगर डिफॉल्ट हो जाता है, जो बायर है कहता है जी मैं पेमेंट नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर ट्रेड्स की क्या गलती है? ट्रेड्स ने तो बस एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करा ना। अगर यहाँ से बात करते हैं, गूगल पे है, गूगल पे से आप पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट आपकी फेल हो रही है, उसका कारण है आपका बैंक, ना कि गूगल पे। गूगल पे कह रहा है हमारा तो सब कुछ ठीक है, सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ ट्रांजेक्शन की दिक्कत है, आपके फंड्स ब्लॉक वगैरह, कोई कोई भी बात है, अपने बैंक से जाके बात करो ना, हमसे क्या बात कर रहे हो। तो इस केस में भी अगर डिफॉल्ट वगैरह होते हैं तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी बैंक की। कोई भी अगर डिफॉल्ट हो रहे हैं तो उस केस में ये हैंडल करा जाएगा बायर बैंक की, जिसको पेमेंट करनी थी, एंड विल नॉट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पर ट्रेड्स कोई भी गारंटी नहीं दे रहा कि सेटलमेंट पक्का होगा। जो क्या कहते हैं बायर है उसका बैंक ओके करेगा तब पेमेंट होगी। अगर दिक्कत होती है तो बायर के बैंक को जाके पकड़ो, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट वगैरह होंगे ना, अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो उस केस में वो सारी की सारी मतलब एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि सारी की सारी चीजें रिपोर्ट कर दी जाए कि बायर ने अभी पेमेंट वगैरह नहीं करी है, तो एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा उसके बारे में, एमआईएस वगैरह बनाया जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो उसका ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म भी ट्रेड्स प्रोवाइड करेगा। हाँ जी, ऊपर ही ऑनलाइन नहीं वहां पे चल रहा है जी, पेमेंट नहीं करी, क्या हो गया, आपको बोला था पेमेंट करनी, आपने क्यों नहीं करी? फिर बोलेगा नहीं नहीं, जो माल देखा था उसके अंदर कोई दिक्कत है, खराब माल भेजा आपने, फिर वहां पे ग्रीवेंस वगैरह सेटल करी जाएंगी। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। ये ट्रेड्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये प्लेटफॉर्म को बनाने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, जिसको लाइसेंस चाहिए उसके बारे में बोल रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइटेरिया पहले तो बोला, आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 25 करोड़ रुपीस, ठीक है। और जो एंटिटी है अदर देन प्रमोटर्स, तो उनको अलाउड नहीं है कि वो 10% से ज्यादा होल्डिंग करें इक्विटी शेयर्स के अंदर। मतलब जो प्रमोटर्स हैं वही ओनर्स रहेंगे, उसके अलावा 10% से ऊपर शेयर होल्डिंग कोई और होल्ड नहीं कर पाएगा। एंटिटीज अदर देन प्रमोटर, प्रमोटर के अलावा will not be permitted to have shareholding in excess of 10% of the equity share capital of the trades, ठीक है। द ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कह रहे भाई जो प्रमोटर है, एंटिटी है, उनके पास कितना धन पड़ा है, कितना उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे, जो भी एंटिटी है उसके प्रमोटर है वो फिट एंड प्रॉपर के क्राइटेरिया को फिल करने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, फाइनेंशियल साउंडनेस होनी चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए बढ़िया, एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए बिजनेस को एक अच्छे तरीके से रन करने के लिए। बाकी अगर ड्यू डिलिजेंस के अंदर अगर अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी पे जाके बात करनी है, सीबीआई है, ईडी है, सेबी है, अगर लगेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हाँ अगर हमें किसी और रेगुलेटरी बॉडी से भी बात करनी है तो फीडबैक्स वगैरह वहां से ले सकते हैं कि ये वाली पार्टी आई है प्लेटफॉर्म चलाने के लिए, कोई केस तो नहीं चल रहा है इसका, ठीक है। आगे आता है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। देखो ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म ही है ना, अब गूगल पे को तभी अलाउ कर रखा है कि तू यूपीआई की पेमेंट्स करवा दे क्योंकि तेरे पास टेक्नोलॉजी है। ऐसी जो ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म चलाएगा उसके पास भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए मतलब उसके पास कि वो ऑपरेशंस को रन कर सके, ठीक है जी। ट्रेड शैल बी एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल, इनवॉइस, डिस्काउंटिंग कोड्स शैल बी डिसेमिनेटेड बाय द ट्रेड्स इन रियल टाइम बेसिस, कि भाई उसी समय चली जाए हाँ जी एक इनवॉइस अपलोड हुआ है, फिर सारे के सारे फाइनेंसर आएंगे हाँ जी मैं बिडिंग लगाता हूँ, मैं बिडिंग लगाता हूँ, फिर बिडिंग भी फटाफट रियल टाइम पे चले जाए, जो भी सेलर है वो कहेगा हाँ जी मेरी बिडिंग आ रही है, इसके ऊपर मेरे को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है भाई आपका बिजनेस बीसीपी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान होना चाहिए इन केस ऑफ डिजास्टर, और रिकवरी साइड वगैरह होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो वहां पे जाके आप काम को मतलब चलता रहे, ऐसा ना हो कि काम रुक जाए, ठीक है। ऑनलाइन सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, मॉनिटर पोजीशंस, प्राइसेस, वॉल्यूम इन रियल टाइम, सो एज टू टेक कोई सिस्टम की मैनिपुलेशन वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है। अब इसके बाद 9 इसको जून के अंदर 2023 के अंदर इसके स्कोप को थोड़ा सा एक्सपैंड करा गया। क्या लिखा गया, एक तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी को लाया गया, जो कि हम पहले फोर्थ पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक सेलर था, बायर था, लार्ज बायर थे, एमएसएमई सेलर था, लार्ज कॉर्पोरेट से, एंड आपके फाइनेंसर से। अब यहाँ पर आगे इंश्योरर्स भी। इंश्योरर्स क्या करेंगे, जो भी क्रेडिट रिस्क है कि जो बायर है वो पेमेंट नहीं करेगा, तो उस केस के अंदर ये इंश्योरेंस जो प्रीमियम है, प्रीमियम लेंगे उसके थ्रू ये इंश्योरेंस की सेटलमेंट कर देंगे, ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट कर देंगे, फाइनेंसर को पैसा मिल जाएगा। आप समझे जो फाइनेंसर है वो कहेगा हाँ जी अब तो इंश्योरेंस भी है, हम तो कॉल ले सकते हैं ना, जो बिल है डिस्काउंट करो, अगर चलो बायर है वो पेमेंट नहीं भी करता तो इंश्योरेंस कंपनी तो हमें पेमेंट कर देगी, ठीक है ना। यहाँ पर दिक्कत आ रही थी क्योंकि काफी सारे बिल को डिस्काउंट नहीं करवाया जा रहा था, वो बिडिंग नहीं हो रही थी क्योंकि भाई
क्रेडिट रिस्क था ना, कि जो लो रेटेड बायर से कि यार पेमेंट पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर इंश्योरेंस फैसिलिटी को लेकर आया गया, जिसके अंदर अब कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ पार्टिसिपेंट बन के आया है। चलो, जो ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म है वो बताएगा कि किस स्टेज के ऊपर आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेल करी जा सकती है। प्रीमियम की जो कॉस्ट है वो एमएसएमई सेलर के ऊपर लेवी नहीं करी जाएगी, मतलब ये बायर से ही रिकवर करी जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसी के तो बिल कर रहे हैं ना, उसी का बिल डिस्काउंट करा जा रहा है, उसी के ऊपर डाउट है तो कह रहा है भाई तुम्हारे से हम पेमेंट वगैरह लेंगे। मुद्दे की बात है, बेनिफिट तो देखो सेलर को मिल रहा है, बट यहाँ पे जो पैसा लिया जा रहा है वो बायर से कहीं ना कहीं रिकवर करा जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रीमियम जो भी होगा उसका कौन सा पेमेंट सिस्टम यूज करें, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम, तो अगर इसको यूज करके आप सारी की सारी प्रीमियम का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, जिसको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ प्रीमियम जाना है वो इस पेमेंट सिस्टम को यूज करके चला जाएगा, ठीक है। कंसेंट अगर देते हैं फाइनेंसर एंड इंश्योरेंस कंपनी, अगर उनको मिलती है तो उस केस के अंदर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करेगा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अगर बायर पेमेंट नहीं करता तो इंश्योरेंस क्लेम का भी सेटलमेंट फटाफट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी हाँ जी कोई नहीं, एक आधा नहीं आया, बड़ा सारा प्रीमियम आया, एक आधे बंदे ने पेमेंट नहीं करी, ऑटोमेटिक जनरेट करो क्लेम और आपका क्या कहते हैं पैसा ट्रांसफर करेंगे जो भी फाइनेंसर है उसको, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई कि जो क्रेडिट इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करा जा रहा है उसको क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट नहीं माना जाएगा टू अवेल एनी प्रूडेंशियल बेनिफिट्स। ये देखो प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, तो उसके अंदर बोला गया है कि आप इसको क्रेडिट इंश्योरेंस को क्रेडिट रिस्क मिटिगेट नहीं मानेंगे। अगर इसका आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मतलब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईआरडीए दोनों के प्रूडेंशियल नॉर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों के केस के अंदर बोला गया इसको क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर प्रूडेंशियल नॉर्म के अंदर कैपिटल का रिक्वायरमेंट वगैरह, एसेट की प्रोविजनिंग वगैरह करनी होती है, तो उस केस के अंदर थोड़ी सी रियायतें होती है, तो बोल रहा उसको क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट नहीं मानेंगे, आप उसको एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, इसकी डिटेल में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, एक्सपैंड द पूल ऑफ फाइनेंसर्स। हमें फाइनेंसर समझ में आते हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसी फैक्टर्स हैं या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब ये जो नोटिफिकेशन आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिसके अंदर स्कोप को बढ़ाया गया, तो इसमें फाइनेंसर्स को भी बढ़ाया गया। पहले तो इंश्योरेंस को इंक्लूड करा गया और फिर नंबर ऑफ फाइनेंसर्स को भी बढ़ाया गया। बोला ठीक है बैंक्स, एनबीएफसी फैक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको आरबीआई ने परमिट करा वो तो है ही है, बट हमारा एक फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट है, कह रहे इसके अंदर जो भी एंटिटी को अलाउ कर रखा है फैक्टरिंग का बिजनेस करने के लिए वो सारी की सारी आज से परमिटेड है ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, वो भी फाइनेंसर की तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी मार्केट ऑफ फैक्टरिंग यूनिट। फैक्टरिंग यूनिट मतलब बिल को अगर एक बार डिस्काउंट कर दिया उसको फिर से बेचा जा सकेगा। सेकेंडरी मार्केट के अंदर फाइनेंसर है, उसने एक बिल को डिस्काउंट करा 98,500 पे, तो वो इसको महंगे पे बेच देगा 98,600 पे। तो कह रहा है सेकेंडरी मार्केट अभी तक बनाई नहीं गई है, बट डिस्क्रिप्शन है जिस भी ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म को बनाना है तो वो सेकेंडरी मार्केट को एनेबल कर सकता है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ फैक्टरिंग यूनिट नॉट डिस्काउंटेड और फाइनेंस्ड। अब देखो काफी सारे ऐसे बिल आते हैं जिसमें कोई भी जो फाइनेंसर है वो कहता है नहीं नहीं बेकार बिल है यार, क्या पता पेमेंट करे ना करे, मैं इसको डिस्काउंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है, ये पहले 2023 की फिगर है कि 17% ऑफ फैक्टरिंग यूनिट जो अपलोड होते हैं ट्रेड्स के ऊपर उनको डिस्काउंट नहीं करा जाता। तो उस केस में क्या करें, तो इस केस में जो बायर था वो आउटसाइड द सिस्टम क्योंकि ट्रेड्स ने तो पैसा दिया नहीं, तो आउटसाइड द सिस्टम जो भी आपका बायर है वो ड्यू डेट पे सेलर को पेमेंट कर देगा, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी। तो उस केस में बोला यार आप ऐसा करो बायर, अब ट्रेड्स के ऊपर आपका बिल आ चुका है ना, तो आप ट्रेड्स का सिस्टम के थ्रू पेमेंट कर दो, आप यहाँ पे पेमेंट कर दो, तो आपका रिकंसिलेशन बढ़िया हो जाएगा कि इन्होंने एक बिल रेज करा था और जो बायर है सेलर ने बिल रेज करा था ट्रेड्स के अंदर, हालांकि डिस्काउंट नहीं हुआ बट जो बायर है वो उसके अंदर पेमेंट कर दे तो ये नलिफाई हो जाएगी ट्रांजेक्शन, ठीक है। रिकंसिलेशन के पर्पज के लिए यहाँ पे इसको रखा गया। चलिए एक सेकंड, अगला पॉइंट आता है डिस्प्ले ऑफ बिड्स। यहाँ पर जो भी फाइनेंसर बिड करा जा रहा है उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, मतलब अगर मेरे को पता होगा एज अ फाइनेंसर कि एक पर्सन ने 98,500 की बिड डाली 1 लाख रुपए के बिल के ऊपर, तो मैं कहूंगा यार मेरे को ये वाला मतलब चाहिए बिल, तो मैं थोड़ा सस्ता बिड डाल दूंगा 98,400 का, तो ये ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। अच्छा किसने ये बिड डाली है, किस बैंक ने, किस फैक्टर ने, वो नहीं बताया जाएगा, उस पर्सन का नाम छुपाया जाएगा बट बिड का अमाउंट रिवील कर दिया जाएगा। अगर किसी को लोअर अमाउंट पे बिड करना तो वो कर सकता है, लड़ाइयां होंगी, अल्टीमेटली बेनिफिट किसको है, एमएसएमई सेलर को। एमएसएमई सेलर कहता है बढ़िया है जी, कम क्या कहते हैं हमारा, कम हमारा क्या कहते हैं हमारे को वो मिल रहा है,
डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है। अच्छा, इस केस के अंदर शायद मैंने उल्टा बोल दिया ना, 98,500 है, तो वो जो यहाँ पे बिड करेगा वो 98,600 की करेगा। बायर पागल छोड़ना है, उसको कहेगा मेरे को ज्यादा पैसा दो, ज्यादा पैसा दो, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना बढ़िया, 99,000 को दे दे, मेरे को तो मजा आ जाएगा। जो भी एमएसएमई चला रखा है, ज्यादा पैसा दो मेरे को तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है ना, समझ गया ना, इंटेंट समझ में आना चाहिए। ओके, अगला आता है पॉइंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है कि जो भी कंपनी के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपीस से ऊपर है, एंड ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सबको ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे आके मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हर एक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है, एंड ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यहाँ पे टर्नओवर अच्छा आपका 5 करोड़ भी हो, तभी भी आपको ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, और ये कंप्लीट होना चाहिए 31 मार्च 2025 तक, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपका ट्रेड्स का लेक्चर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर्स में, इसके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। ओके टाटा, बाय बाय।